गुड इवनिंग। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उड़ान द फ्लाई में। मैं धर्मेश सर आप सभी को पढ़ा रहा था मूल विधि और मूल विधि तथा संविधान की क्लास में। आपको पता है मैंने पिछली क्लास में आपसे अध्याय 1 की चर्चा की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारतीय दंड संहिता का नाम क्या है, या उसके सभी 5 धाराओं की चर्चा मैंने आपसे पिछले क्लास में की थी। तो आज की जो क्लास होगी इसी कड़ी में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, दैट इज साधारण स्पष्टीकरण। जो अगला आपका टॉपिक है, जो आज का विषय होगा वो क्या हो जाएगा, साधारण स्पष्टीकरण। जो आज का विषय है अध्याय 2, हम लोग भारतीय दंड संहिता के अध्याय 2 की बात करेंगे आज की क्लास में। यहां पर क्या आपका स्टार्ट होगा, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 का अध्याय 2 की बात हम लोग यहां पर करेंगे। अध्याय 2 जिसका कि नाम है, अध्याय 2 का नाम है साधारण स्पष्टीकरण। नाम क्या है, साधारण स्पष्टीकरण, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जनरल एक्सप्लेनेशन। क्या कहा जाएगा, जनरल एक्सप्लेनेशन, यानी साधारण स्पष्टीकरण। साधारण स्पष्टीकरण के अंतर्गत क्या दिया गया है, ये संहिता का व्याख्यात्मक खंड है। कौन सा खंड है, व्याख्यात्मक खंड है। कहने का सेंस यहां पर यह है कि जो शब्द दिए गए यहां पर उसकी व्याख्या की बात होती है। यहां पर क्या बात होती है, उसकी व्याख्या की बात होगी। और इस चैप्टर के अंतर्गत आपके धारा 6 से लेकर के 52A तक की बात की गई है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें जो इंपॉर्टेंट इसके सेक्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, उनकी बात मैं आपसे करूंगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। बाकी मैंने आपको बताया था कि आईपीसी के अंतर्गत 511 धाराएं आपकी हैं, लेकिन पूरी की पूरी 511 आपको रटने या पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी चर्चा मैं आपसे जरूर करूंगा। तो इसी सीक्वेंस में आपसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे यहां पर देखिए धारा 6 लिखा हुआ है, तो धारा 6 का मतलब है अपवाद। अब कई सारे अपवाद हैं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है आपको। या देखिएगा यहां पर मैं आपसे बताऊं, धारा 8 दिया गया, उसमें लिंग की बात की गई। लिंग का मतलब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। यहाँ पर धारा 8 के अंतर्गत इसकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया लिंग का, तो इसे भी बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट कौन सी धारा है, इंपॉर्टेंट कौन सी धारा है, तो मैं अगर आपको ले चलूं धारा 11 में, जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मैं आपको ले चलूंगा धारा 11 के अंतर्गत, जिसमें आप लोग देखेंगे धारा 11 में क्या बात कही गई। धारा 11 के अंतर्गत आपको दिया गया क्या, धारा 11 में लिखा गया है व्यक्ति। क्या लिखा गया है, व्यक्ति लिखा गया है। और व्यक्ति यानी पर्सन का यहाँ पर क्या सेंस है, क्या स्पष्टीकरण है, ये आपको समझना है। व्यक्ति का मतलब यहाँ पर किसी मनुष्य, मानव से तो है ही, यहाँ पर व्यक्ति का मतलब किसी मानव से है ही। उसके साथ साथ अगर कहीं पर व्यक्ति लिखा है तो मानव या वो मनुष्य तो होगा ही वहां पर, लेकिन व्यक्ति का मतलब क्या होगा, कभी कभी सेंस व्यक्ति का कंपनी भी यहाँ पर लिखा हुआ है, या व्यक्ति का सेंस यहाँ पर संस्था भी लिखा हुआ है, या व्यक्ति का सेंस यहाँ पर संघ भी लिखा हुआ है। यानी व्यक्ति का मतलब एक मानव से सेंस तो होता ही है। कहीं भी अगर आईपीसी में व्यक्ति लिखा है तो वो संस्था, वो कंपनी भी हो सकता, संस्था भी हो सकता, या संघ भी हो सकता, या वह व्यक्ति तो होगा ही होगा। तो कहने का मतलब ये कि व्यक्ति के अर्थ में ये सभी शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो व्यक्ति का सेंस क्या हो जाएगा, कंपनी या संस्था, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे रजिस्टर्ड ना हो, वो क्या होगा, उसे हम लोग व्यक्ति बोल सकते हैं। तो ये शब्द आपको याद रखनी है। या यहाँ पर मैं आपसे इंपॉर्टेंट टर्म की बात करूं तो देखिएगा यहाँ पर और कौन सा इंपॉर्टेंट बिंदु है। जैसे यहाँ पर मैं आपसे बात करूं धारा 23 की, किसकी बात करूंगा, धारा 23 की नहीं, धारा 22 की पहले मैं आपसे बात करूंगा। धारा 22 जो है सेक्शन 22 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर लिखा गया जंगम या मूर्त संपत्ति, क्या हो, मूर्त संपत्ति, मूर्त या
जंगम संपत्ति। इसका क्या सेंस हुआ, जो क्या कर सकते हैं, जो मूर्त या जंगम संपत्ति का क्या अर्थ होगा था, इसका अर्थ होता है कि जो चीजें क्या कर सके, मूव कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया आपकी बाइक हो गई, कार हो गया, या आपके पास कोई कैश है तो इधर से उधर जा सकता ना, या जैसे आपके पास क्या है, गोल्ड है, सोना चांदी है ना, सिल्वर है, ये सब चीजें जो है, जो संपत्ति चल सकती है उसे मूर्त संपत्ति कहा जाता। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ बात करें, जैसे किसी का हाउस है तो वो भी संपत्ति है लेकिन वो मूर्त नहीं है, वो अमूर्त होगी। तो ये कहां पर कहा गया, ये धारा 22 में आपको बताया गया। ठीक है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात मैं आपसे कर रहा हूं और बहुत ही आसान टर्म है, आप बहुत इजीली इसे कर पाएंगे। ठीक है, बहुत इजीली इसे आप लोग कर पाएंगे। नोट कर लिया सभी ने? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। और कौन सी महत्वपूर्ण धारा है जो आपको इस अध्याय के अंतर्गत पढ़नी है? जैसे धारा 23, जैसे क्या धारा आपको पढ़नी है? धारा 23 में क्या बात कही, एकदम मुस्कुरा के पढ़ना है, बिना टेंशन के। देखिएगा धारा 23 में क्या बात कही गई। धारा 23 की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर लिखा हुआ है रांगफुल गेन। क्या लिखा हुआ है? रांगफुल गेन, यानी हिंदी में इसे कहा जाता है सदोष अभिलाभ। आइए जरा हिंदी के शब्दों को, रांग का मतलब गलत होता ही, आपको ज्ञान, गेन का मतलब क्या होता है, प्राप्ति होता है। हिंदी में क्या लिखा है? सदोष अभिलाभ। क्या लिखा हुआ है? सदोष अभिलाभ। सदोष अभिलाभ, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? सदोष अभिलाभ का मतलब क्या कि ऐसा लाभ जो क्या हो, दोष युक्त हो। यानी सीधा सा अगर शाब्दिक अर्थ हम लोग यहां पर लिखें तो इसका मतलब क्या होगा? गलत तरीके से कमाया गया धन, गलत तरीके से कमाया गया लाभ। सदोष अभिलाभ का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? गलत तरीके से कमाया गया लाभ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहां पर बात करें, गलत तरीके से क्या किया गया? कमाया गया लाभ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लोग बात करें, कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी क्या करता है? कोई लोक सेवक क्या करता है? अगर भ्रष्टाचार से धन कमाता है, कोई लोक सेवक, या हिंदी में लिख ले, बहुत इजी लेवल में लिख ले, कोई अधिकारी, अगर कोई अधिकारी है, अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार से कमाया गया लाभ। जैसे अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार से कमाया गया क्या लाभ जो है, अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार से कमाया गया लाभ। यानी कहने का सेंस ये कि ऐसा लाभ जिसमें क्या हो, जो गलत तरीके से प्राप्त किया गया हो, गलत तरीके से मिला हो, उसे कहते हैं सदोष अभिलाभ। इसका स्पष्टीकरण कहां दिया गया? इसका स्पष्टीकरण दिया गया है धारा 23 के अंतर्गत। कहां पर दिया गया है? धारा 23 के अंतर्गत दिया गया है। तो मुझे जहां तक लगता है बहुत ही आसान है, बहुत इजीली आप लोग समझ पाएंगे इसे। बहुत ही आसान है, बहुत इजीली आप लोग इसे समझ पाएंगे। हो गया। अब एक अगले सेक्शन की बात करें, और कौन सा महत्वपूर्ण सेक्शन है जो आपको जानना जरूरी है? देखिएगा और कौन सा महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो मैं आपसे अगर बात करूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं कौन सा सेक्शन और भी महत्वपूर्ण है, तो यहां पर देखिएगा सेक्शन 29, धारा 29। मैं बात करूंगा धारा 29 में क्या दिया गया। धारा 29 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना। यहां पर क्या लिखा गया? यहां पर लिखा गया दस्तावेज। यहां पर क्या लिखा गया? दस्तावेज, जिसे इंग्लिश में आप क्या कहते? इंग्लिश में जिसे डॉक्यूमेंट कहा जाता। इंग्लिश में जिसे क्या कहा जाता? डॉक्यूमेंट कहा जाता। अब समझिएगा डॉक्यूमेंट क्या होता। अब यहां पर समझिएगा दस्तावेज या डॉक्यूमेंट क्या होता। तो दस्तावेज का मतलब जिसे सबूत के तौर पर प्रूफ पेश किया जा सके, जिसे सबूत के तौर पर पेश, यानी जिसे सबूत के तौर पे माना जाए, जिसे सबूत के, ऐसा कागज जिसे सबूत के तौर पर पेश किया जा सके, यानी ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जिसे, दस्तावेज का मतलब क्या? ऐसा कुछ लिखित हो जिसमें क्या हो, जिसमें कुछ क्या किया गया हो, शब्दों से, जिसमें कुछ शब्दों से लिखा हो, या किससे लिखा हो? अंकों से लिखा हो,
या अक्षर शब्द हो गया, अंक हो गया, या किससे, या चिन्हों से कुछ लिखा गया हो, या चिन्हों से कुछ लिखा गया हो, या किससे लिखा हो, चित्रों के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, क्या से, चित्रों से कुछ लिखा गया हो। इसमें क्या होता है, चित्रों से कुछ लिखा गया हो, या जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एग्जाम्पल में जैसे किसी बैंक का क्या हो गया, चेक हो गया, किसी व्यक्ति का किसी से क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हो गया, क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। इसमें भी कुछ न कुछ लिखा होता है एग्रीमेंट के संदर्भ में। या जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें चिन्हों से कुछ बनाया गया हो, या क्या कोई निर्देश दिया गया हो, किसी जगह का क्या हो, मैप दिया गया हो, यानी कि क्या दिया गया, नक्शा दिया गया हो। ये सब क्या है, ये सब दस्तावेज के तौर पे क्या किए सकते हैं, माने जा सकते हैं, क्योंकि ये इसी को क्या कहेंगे, दस्तावेज। जैसे क्या होता है डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, जो आपके एकेडमिक जो रिकॉर्ड होते हैं इसमें जो आपके अंक वगैरह प्रिंटेड होते हैं, सब कुछ प्रिंटेड होता है, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप लोग क्या कहते हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो कहने का मतलब दस्तावेज का मतलब जिसे सबूत के तौर पे पेश, जैसे आपसे पूछा गया आपने ग्रेजुएशन किया तो आप बोलोगे 12th पास आउट किया तो आप बोलोगे हाँ, तो सबूत के तौर पे किसे, आपके सर्टिफिकेट या मार्कशीट को लगाना पड़ता है। तो यही क्या होता है दस्तावेज, जिसकी बात कहां पर करी गई, इसकी बात की गई धारा 29 में की गई है। ठीक है, आ रही बात सभी को समझ में। यहां पर एक बात और देखेगा, यहां पर देखेगा धारा 29A, धारा 29A एक बात कही गई है, बस यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा इसके विषय में। धारा 29A क्या है ये जरा हम लोग समझेंगे। धारा 29A में बात होती है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की। किसकी बात होगी, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज। 29 में क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज। जैसे किसी वीडियो के माध्यम से, है ना, किसी क्लिप के माध्यम से कुछ भी अगर क्या किया जाए, कहीं पर सबूत के तौर पे पेश किया जा सके तो उसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज कहते हैं। ये आईटी अधिनियम 2000 में जोड़ा गया था। ये आईटी एक्ट कब जोड़ा गया था, आईटी एक्ट 2000 में जोड़ा गया था। 29 में कब जोड़ा गया था, आईटी एक्ट, ये कब जोड़ा गया था, आईटी एक्ट 2000 में जोड़ा गया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की बात कहाँ की गई, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की बात कहाँ की गई, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की बात धारा 29A में की गई है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, आगे के टर्म में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, हो गया। देखिएगा ये तो आपके क्या हो गया, ये तो आपके इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की बात हो गई। और कौन सी इंपॉर्टेंट धारा है जो आपको यहाँ पर पढ़नी है अध्याय 2 में, बहुत ही देखिए इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है। बस आपको क्या करना है, केयरफुली शब्दों को समझना है। जहां भी कंफ्यूजन होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे कि सर ये बात जो है ये मुझे थोड़ा सा कम समझ में आई, और इसका कहीं से कोई चांस ही नहीं होता है कि क्लास करने के बाद कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में नहीं आए। तो अब मैं आपसे बात करूंगा धारा 34 की। अब मैं आपसे बात करूंगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, सेक्शन 34। यहां पर बात किसकी मैं आपसे करूंगा, धारा 34। सेक्शन 34 क्या है, देखिएगा सेक्शन 34 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है जनरल इंटेंशन, या हिंदी में बोलें तो इसे कहा जाता है सामान्य आशय। हिंदी में क्या कहा जाता, सामान्य आशय कहा जाता है। देखिएगा सामान्य आशय से हम क्या समझते हैं, इसे जरा सा समझिएगा। सामान्य आशय का अर्थ होता है यानी कि कोई बात क्या होना, मस्तिष्क में क्या होना, उस कार्य का क्या होना, इंटेंशन या इरादा होना। और किसी काम के इंटेंशन या इरादा होने के लिए क्या होना चाहिए, किसी काम का इंटेंशन या इरादा होने के लिए क्या होना चाहिए, प्री प्लानिंग, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व नियोजन। क्या होना चाहिए, पूर्व नियोजन होना चाहिए। आशय का मतलब क्या होता है, आशय का मतलब क्या होता है, आशय का मतलब इरादा ही होता है। पूर्व नियोजन यानी सामान्य आशय के लिए मस्तिष्क में क्या होना चाहिए, मन में क्या होना चाहिए, पूर्व नियोजन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें पूर्व नियोजन का, एक एग्जांपल मैं आपसे बताता हूं। जैसे मान लीजिए किसी ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति के पॉकेट में हाथ डाला चोरी करने के उद्देश्य से,
और हाथ डाला चोरी करने के उद्देश्य से, लेकिन उसके जेब में रिवॉल्वर रखी हुई थी और रिवॉल्वर से गोली चल गई और वो जो बी नाम का व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर क्या जो ए है, क्या वो चोरी का दोषी होगा या वो मर्डर का दोषी होगा? क्या उस पर धारा 302 के तहत मुकदमा चला जाएगा? तो कहने का सेंस ये, उसका जो आशय था वो चोरी करने का था, हत्या करने का नहीं था। उसे पहले से नहीं पता था, प्री प्लानिंग उसकी नहीं थी कि उसे उसका मर्डर करना है, उसकी हत्या करना है। तो ये क्या हो जाएगा? इसी को हम लोग कहते हैं सामान्य आशय। उसका जो सामान्य आशय था क्या था? चोरी करना था, ना कि उसका क्या करना था? मर्डर करना था। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको समझ के चलना है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 5 पर्सन ने, जैसे मान लीजिए 5 लोगों ने एक बैंक को लूटने का प्लान किया, बैंक को लूटने का प्लान किया। अब 5 लोगों ने मिलकर प्लान किया। कितने लोग हैं? 5 लोगों ने मिलकर क्या किया? बैंक को लूटने का प्लान किया। और यहां से इसमें से 4 लोग गए, 4 लोग बैंक लूटने गए और एक पर्सन जो है वो दूर खड़ा हुआ है। इन 5 में से एक पर्सन जो है वो दूर खड़ा हुआ है। वहां पर वो क्या कर रहा है? वहां पर वो बाहर की लोकेशन ले रहा है कि अगर पुलिस आती है या किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो पहले से मैं सूचित कर दूंगा, आप लोग वहां से निकल लेना। यानी 4 बैंक में गए और एक बाहर खड़ा है, वो सूचना देने के लिए कहीं से कोई समस्या है तो मैं सूचित कर दूंगा। अब यहां पर समझिएगा, बैंक में इन्होंने क्या कर दिया? बैंक कर्मचारी की हत्या कर दी, यानी मृत्यु कारित कर दिया बैंक कर्मचारी की। अब जब बैंक कर्मचारी की हत्या कर दी, उसकी मृत्यु कारित कर दी, तो क्या ये जो बाहर खड़ा है वो मृत्यु का दोषी होगा, वो मर्डर का दोषी होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर देखिए, उसको पता था, वो उन लोगों ने मिलकर के पूर्व नियोजन किया था और उस पर्सन को क्या था? पता था। उस पर्सन को ये पता था कि बैंक में डकैती करने जा रहे हैं, उसकी सहमति थी। हो सकता है हत्या भी हो जाए या पहले से पूर्व नियोजन ना होगा। तो पूर्व नियोजन 5 का था, इसलिए ये यहाँ पर दोषी माना जाएगा। तो जहां पर पूर्व नियोजन होगा वहां पर क्या होगा? वो 5वां पर्सन भी क्या होगा? दोषी माना जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? सामान्य आशय। सभी को क्लियर है? आई थिंक सभी को ये बात मेरी समझ में आ गई है। देखिएगा, अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और भी बताने जा रहा हूँ आपको। देखिएगा, ये तो आपके क्या हो गया? धारा 34। जल्दी से नोट कर लीजिए, सामान्य आशय का क्या अर्थ होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ धारा 36। यहाँ पर समझिएगा, धारा 36 में आपको बताऊंगा धारा 36 में क्या बात कही गई। धारा 36 की बात करूंगा मैं आपसे। देखिएगा, धारा 36 भी बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 36 में क्या बात कही गई? अपराध किसी काम के द्वारा हो, अपराध जो है वो कार्य के द्वारा हो, अपराध कार्य द्वारा हो या लोप द्वारा, या किसके द्वारा? लोप के द्वारा। अपराध कार्य के द्वारा हो या लोप के द्वारा, वो व्यक्ति क्या होगा? दोषी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या एग्जाम्पल? यहाँ पर सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए क्या है, एक कोई कैदी है जो जेल में क्या है? बंद है। समझिएगा, एक कैदी है जो क्या है? जेल में बंद है यहाँ पर, ठीक है। और कैदी जेल में बंद है और कैदी की जो है, कैदी जेल में बंद है और यहाँ का जो जेलर है, यहाँ पर जो है कैदी जेल में बंद है और एक यहाँ पर क्या है? जेल होगा तो इसका जेलर जरूर होगा। ये जेलर है और ये क्या है? ये कैदी है। अब जेलर क्या करता है? एक दिन कैदी को इतना मारता है, एक कैदी मर गया, फालतू ही मारता है और कैदी क्या हो जाता है? मर जाता है। तो ये जो मारने पर जो अपराध हुआ वो कार्य के द्वारा हो गया। आ रही बात समझ में? मारने पे जो अपराध हुआ वो कार्य के द्वारा। अच्छा, कैदी के खाने पीने की व्यवस्था किसके द्वारा होती है? खाने की व्यवस्था होती है जेलर के द्वारा। कैदी ने क्या किया कि खाना उसका बंद करा दिया, उसे खाने नहीं बंद दिया, वो जेल में बंदी रहा और खाना नहीं दिया। खाने के अभाव में, भूख से वो क्या हो गया? खाने के अभाव में क्या हुआ? मर गया। खाने के अभाव मर गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर भी अपराध हुआ। यहाँ पर कैसे अपराध हो गया? यहाँ पर लोप द्वारा अपराध हो गया। तो ये बात आपको याद रखनी। यहाँ पर कैसा अपराध हो गया? यहाँ पर लोप के द्वारा अपराध हो गया। लोप यानी किसी बात की कमी कर देना, उससे क्या हो गया? अपराध हो गया। तो ये आपका कौन कहता है? अपराध चाहे किसी कार्य के द्वारा हो या किसी लोप के द्वारा, यहां पर ये बताया गया है धारा 36 यानी सेक्शन 36 के अंतर्गत ये बात आपसे कही गई है। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। बहुत ही आसान टर्म है, बहुत इजीली आप इसे समझ पाएंगे। ठीक है,
अब देखिएगा धारा 36 हो गया आपका। अब मैं आपसे बात करूंगा धारा 44 की, ठीक है। यहां पर देखिएगा आपको दिया गया क्या, धारा 44, धारा 44। धारा 44 में बात करी गई किसकी, क्षति की। किसकी बात की गई, क्षति। क्षति का मतलब आपको पता है, क्षति का मतलब नुकसान होता है। क्षति का अर्थ क्या हुआ, क्षति का मतलब ऐसा नहीं हो किसी के पैसे का नुकसान हो गया तो उसे क्षति कहेंगे। सिर्फ पैसे का क्षति ही नहीं, किसी व्यक्ति के, किसकी, शरीर की, किसी व्यक्ति के शरीर की, किसी व्यक्ति की संपत्ति की, किसी व्यक्ति के किसकी, ख्याति की। समझिएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट, किसी व्यक्ति किसकी, शरीर की, कोई शरीर का कोई नुकसान हो रहा है तब भी क्या हो रहा है, तब भी वो क्षति है। किसी के संपत्ति की, किसी के मन में कोई, मन से मानसिक कोई क्षति होती है, मानसिक क्षति होती है तब भी, मानसिक रूप से कोई क्षति होती है तब भी वो क्षति मानी जाएगी। जरूरी नहीं किसी के पैसे का नुकसान ही, शरीर का ही नुकसान क्या होगा, वहां पर क्षति होगी। किसी भी तरीके से किसी की अगर नुकसान करते हैं, कोई प्रसिद्ध पर्सन है उसके बारे में गलत अफवाह उड़ाई जाती है, उसकी ख्याति में क्षति हुई, तो क्षति का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके से क्या उसका नुकसान हो तो वो क्या हो जाएगा, उसको क्षति कहा जाएगा। ये कहां पर दिया गया, ये धारा 44, यानी धारा 44 में इसका स्पष्टीकरण आपको दिया गया है। ठीक है, सभी को आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा मैं आपसे बात करूंगा धारा 45 की। धारा 45 की बात मैं आपसे करूंगा, और धारा 45 भी देखिए बहुत ही आसान है। देखिए सारी बातें आपको समझ में आएंगी, 100% आएंगी। बस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है। कोई भी ऐसा शब्द नहीं होगा, कोई भी ऐसा टर्म नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक भी करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ है। तो ये आपको पता है कि बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपका है उड़ान द फ्लाई, ये आपकी उड़ान को चार चांद लगा देगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर देंगे, वो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। चलिए, ये बात हो गई धारा 44 की। अब मैं आपसे बात करूंगा धारा 45 की। धारा 45 की सेक्शन 45, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सेक्शन 45 में ले चलता हूं। यहां पर 45 और 46 को एक साथ में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूं। सेक्शन 45, धारा 45, यहां पर लिखा हुआ है शब्द जीवन। क्या लिखा हुआ है, जीवन। यहां पर शब्द लिखा हुआ है जीवन। यहां पर क्या लिखा हुआ, जीवन में क्या लिखा हुआ, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो। क्या लिखा हुआ है, जब तक कि संदर्भ से, जब तक कि संदर्भ से, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, जीवन शब्द, जीवन शब्द, जीवन शब्द मानव जीवन का द्योतक होगा। जीवन शब्द मानव जीवन का द्योतक होगा, मानव जीवन का द्योतक है। समझिएगा क्या कहने का सेंस है। यहां पर धारा 45 में यानी धारा 45 में बात कही जाती है जीवन की, और इसका यहां पर कहने का सेंस क्या कि जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, यानी कि अगर भी कहीं भी भारतीय दंड संहिता आईपीसी में 1860 में आपको जीवन शब्द लिखा हुआ मिलता है, तो जीवन शब्द का सीधा सा क्या अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ यह होगा कि वहां पर जीवन शब्द मानव जीवन की बात कर रहा है, जब तक कि ना किसी अन्य प्राणी के जीवन की बात की जाए। वहां पर जब तक उस संदर्भ से दूसरे संदर्भ की बात की जाए, यानी प्रतिकूल ना हो, किसी अन्य
प्राणी का नाम न दिया गया हो तब तक जीवन जो शब्द है वो वहां पर आईपीसी में हमेशा मानव जीवन को ही दर्शाएगा, ये बात कही जाती धारा 45 में। ठीक है, जीवन शब्द का मतलब हमेशा यहां पर मानव जीवन शब्द होगा, लेकिन अगर किसी स्पेसिफाइड किया जाता है, किसी विशेष जानवर, किसी विशेष प्राणी की बात होती है और वहां पर उसके जीवन की बात होती है, तब वह जीवन जो है उसके जीवन की बात करेगा। अदरवाइज जीवन शब्द का जो सेंस है वो क्या होगा, मानव जीवन होगा। ये बात आपको याद रखनी है। यहां पर देखिए एक धारा और बहुत इंपॉर्टेंट इसी के साथ साथ, धारा 46, धारा 46 यहां पर लिखा गया मृत्यु, सेम वही पैटर्न है। मृत्यु का सेंस क्या हो गया, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, मृत्यु शब्द मानव मृत्यु का द्योतक होगा। मृत्यु शब्द मानव मृत्यु शब्द मानव मृत्यु का द्योतक होगा। वही सेम बात आपसे यहां पर कही जा रही, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वही सेम बात कही जा रही है, अगर यहां पर कहीं भी आईपीसी में मृत्यु शब्द आता है तो मृत्यु शब्द का क्या अर्थ होगा, कहीं भी आईपीसी में अगर किसकी बात होती है, मृत्यु शब्द की बात होती है, तो हमेशा वो मानव मृत्यु की बात ही वहां पर हो रही होगी। लेकिन वहां पर किसी अन्य प्राणी को अगर वहां पर क्या किया जाए, दर्शाया जाए, यानी संदर्भ से प्रतिकूल बात वहां पर की जाए, तब वह किसी अन्य प्राणी की मृत्यु होगी। अदरवाइज अगर आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता में कहीं भी आपको मृत्यु शब्द मिलता है तो उसका सीधा सा सैया होगा कि वह मानव मृत्यु का वहां पर अर्थ रखता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं आपके अध्याय 2 से भी बता दी। कहीं से किसी भी विद्यार्थी को कोई जो है समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं आज की क्लास में भी सिखा दी। इसका जो सबसे बेहतर तरीका होगा आपकी धाराओं को याद करने का, बार बार क्लासेस को देखिए, जितनी बार में आपको याद होता है उतनी बार आप देखिए, बस पढ़ते जाइए और एक समय ऐसा आएगा कि जो भी मैं आपको धाराएं पढ़ा रहा हूं एक एक धारा आपको याद हो जाएगी और बहुत ही आसान विषय है। बस यहाँ पर क्या है, शब्दों की समझ विकसित करने की जरूरत होती है, चाहे वो मूल विधि आप पढ़ रहे हो, चाहे आप संविधान पढ़ रहे हो, बस आपको क्या करना है, शब्दों की समझ को ही क्या करना है, विकसित करना है। यहाँ पर देखिए आज की क्लास में फिर से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कौन कितनी धारा है। बहुत ज्यादा मैंने नहीं पढ़ाया आज की क्लास में आपको, बस आपको करना क्या है, बस आपको एक एक धारा को ध्यान से समझना है, फिर से देखना है, वीडियो को बार बार देखना है, निश्चित तौर पे आपको जो है सारी धाराएं जो है याद हो जाएंगी। देखिए धारा 11 से इंपॉर्टेंट, धारा 11 का मतलब क्या, उसके अंतर्गत मानव हो सकता है, कंपनी चाहे रजिस्टर्ड हो या न रजिस्टर्ड हो, कोई संस्था हो, कोई संघ हो, तो उसको व्यक्ति समझते हैं। ठीक है, जंगम संपत्ति या मूल संपत्ति जो क्या कर सके, जो मूव कर सके, चल सके। सदोष अभिलाप गलत तरीके से कमाया गया धन, धारा 23 में दिया गया। धारा 29 में दस्तावेज की बात की जा रही जिसको सबूत के तौर पे पेश किया जा सके। 29 में किसकी बात हो, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की बात हो रही। या 34 की बात सामान्य आशय, यानी जिस काम में क्या हो, पहले से पूर्व नियोजन हो या पहले से मन में उसका आशय बना हो, सामान्य आशय, धारा 34 में दिया गया। धारा आपके 36 में दिया गया, अपराध चाहे काम करके हो, चाहे किसी चीज की कमी करके, लोभ करके, वो भी क्या होगा, अपराधी होगा। धारा 44 में क्षति की बात हुई, क्षति का मतलब चाहे शरीर से हो, चाहे संपत्ति से, चाहे ख्यात से, चाहे मानसिक रूप से। और धारा ये मैंने 2 धाराएं आपको बताई, 45-46 यानी जीवन शब्द कहीं भी दिया गया है तो आईपीसी में जीवन शब्द का मतलब मानव जीवन होगा। अगर वहां पर कोई अन्य आपको क्या नहीं दिया जाता है, अगर अन्य प्राणी के जीवन की बात नहीं होती है, एज इट इज वहीं पर धारा 46 में क्या बताया गया,
धारा 46 में मृत्यु शब्द को एक्सप्लेन किया गया है। और मृत्यु शब्द का क्या सेंस हुआ, यानी कि मृत्यु हमेशा क्या होगा, मानव मृत्यु का द्योतक होगा। जहां भी आईपीसी में मृत्यु शब्द दिखे वो मानव मृत्यु की बात कर रहा होगा। बस आपको इतनी बात समझनी है, क्या बात समझनी है, कि अगर वहां पर उसके अलावा कोई नाम स्पेसिफाइड कर दिया जाए कि इस प्राणी की मृत्यु की बात हो रही है, तब वो मृत्यु शब्द हो जाए उसके मृत्यु की बात करेगा। आई थिंक सभी को क्लियर होना चाहिए, कहीं से किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी को, जहां जहां तक आप शेयर कर सकते हैं। और जो है आप लोग, जो लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, रोज वीडियो को पाने के लिए आप लोग क्या करिए, इस उड़ान द फ्लाई के बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और इसी के साथ इसी तरीके से जबरदस्त तरीके से क्लासेस को आगे भी हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।